आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है साहब। मैंने 20 लड़कियों को नहीं 32 लड़कियों को मारा है। उस सीलन भरी जेल कोठरी के फर्श पर दर्द से करहाते मोहन के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट खिली हुई थी, जो वहां मौजूद इंस्पेक्टर और उन सिपाहियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ा रही थी। वो दोनों सिपाही हैरानी से अपने सीनियर अफसर का मुंह ताक रहे थे। उनकी इतने साल की नौकरी में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई इस तरह अपने जुर्म को ना सिर्फ कबूल कर रहा था बल्कि बढ़ा चढ़ाकर बता भी रहा था। इंस्पेक्टर का भी यही हाल था, लेकिन वो इतनी जल्दी किसी फैसले पर नहीं पहुंचना चाहता था। उसे लग रहा था कि मोहन टॉर्चर से बचने के लिए बाकी सभी क्रिमिनल्स की तरह जानबूझकर अपना जुर्म कबूल कर रहा है, लेकिन मोहन का अपने जुर्म का ऐसा बखान करना इंस्पेक्टर को परेशान कर रहा था। इंस्पेक्टर मोहन को डरा धमकाकर या थोड़ा और टॉर्चर करके उसके बयान की पुष्टि करना चाहता था, लेकिन इस केस में पहले ही पुलिस की लापरवाही को मीडिया ने ना सिर्फ पूरे देश में उछाला था बल्कि कर्नाटक पुलिस के काम और तरीकों पर सवाल या निशान भी लगा दिए थे। ऐसे में वो इंस्पेक्टर अब किसी भी तरह की छोटी से छोटी जानकारी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर तक वो फर्श पर गिरे मोहन को देखता रहा और फिर एक सिपाही से पूछा, इसके पास्ट रिकॉर्ड के बारे में कुछ पता चला? यस सर, ये गवर्नमेंट टीचर था। इसे 2003 के आसपास नौकरी से निकाल दिया था। निकाला क्यों गया? इसने गांव की किसी लड़की को नदी में फेंक दिया था, तब अटेम्प्ट टू मर्डर में जेल हुई थी इसे, इसीलिए निकाल दिया गया। उस सिपाही की बात खत्म होते ही जमीन पर पड़ा मोहन किसी दुम कटी छिपकली की तरह तड़पते हुए उस सिपाही की गर्दन की ओर लपका। मैंने उसे नदी में नहीं फेंका था, वो खुद कूदी थी साली। मोहन के हाथ सिपाही के गले पर कसने ही वाले थे, तभी इंस्पेक्टर का हाथ बिजली की तरह घुमा और मोहन के कंधे और पीठ पर ताबड़तोड़ 3-4 डंडे बरस उठे। दर्द से तड़पता मोहन वापस जमीन पर गिर पड़ा और उसके कांपते होठों से बेबसी और लाचारी से भरे शब्द निकले। मैंने 32 लड़कियों को मारा है, लेकिन उसे नदी में नहीं फेंका। जमीन पर दर्द से तड़पते मोहन के कानों में अतीत की कड़वी यादें गूंज उठी। नालायक, 1 पर हाथ सामने, 2 पर ऊपर, 3 पर फिर सामने, 1 2 3। कितनी बार एक ही एक्सरसाइज बार बार बतानी पड़ेगी? ये देखिए प्रिंसिपल साहब, कैसे जानवरों की तरह मारा है मेरे बच्चे को, पूरा होठ फाड़ दिया। इतने छोटे बच्चे को कोई ऐसे मारता है? मोहन, मैं तुम्हारी शिकायतों और हरकतों से परेशान हो गया हूं। चलो माफी मांगो इनसे और प्रॉमिस करो ऐसा फिर नहीं होगा। अपनी हरकतें सुधार लो मोहन, छात्राओं की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मजबूरन मुझे प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। मैरी का केस लोग भूले नहीं हैं अभी तक। मैरी के केस का क्या? हाँ क्या? जब वो 18 साल की बालिग हो गई थी तब शादी की मैंने उससे। इसमें क्या गलत किया? लेकिन उसे अपने प्यार के जाल में तो तब फंसाया था ना, जब वो 7वीं क्लास की मासूम बच्ची थी। फंसाया मतलब? तू ये कहना क्या चाहता है? तू ये कहना चाहता है कि मैंने जानबूझकर किया? हाँ? मैंने उसे बहलाया फुसलाया? अब मेरा मुंह मत खुलवा मोहन, हम साथ में काम करते हैं तो एक साथी की हैसियत से समझा रहा हूँ, अपनी हरकतें सुधार ले। वैसे भी तू इतनी बार सस्पेंड हो चुका है कि अब अगर प्रिंसिपल सर को तेरी एक शिकायत और मिली तो तुझे नौकरी से निकाल देंगे। तू शादीशुदा बाल बच्चों वाला आदमी है, तेरे भले के लिए अपनी हमदर्दी और नसीहत अपने पास रख। अपनी काबिलियत पर नौकरी कर रहा हूँ, ऐसे कैसे निकाल देगा कोई? काबिलियत नहीं, आरक्षण की मेहरबानी पर नौकरी कर रहा है तू। तेरे पास तो पढ़ाने का डिप्लोमा भी नहीं है। उस टीचर की बातें मोहन के सीने में खंजर की तरह चुभी थी, लेकिन उसने जो कुछ कहा सब सच था। मोहन दलित था और 80 के दशक में एक दलित व्यक्ति को सरकारी टीचर की नौकरी पाने के लिए डीएड डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होती थी। मोहन के पास भी ये टीचिंग डिप्लोमा नहीं था। इसके बावजूद वो सरकारी स्कूल में नौकरी कर रहा था। इस बात का कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मोहन के साथ पढ़ाने वाले बाकी शिक्षक मोहन से जलते होंगे, क्योंकि एक तो मोहन उनसे कम शिक्षित और अनुभवी था, फिर भी उनके समान ही वेतन पा रहा था, और दूसरा उसका गैर जिम्मेदार रवैया होने पर भी शासन की ढिलाई की वजह से उसके खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती थी। मोहन की नौकरी एक बार खतरे में पड़ सकती थी जब उसे अपने ही स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्रा से प्यार हो गया था। एक गुरु शिष्या के सुलगते प्यार का धुआं ज्यादा दिन तक छुपा ना रह सका, लेकिन मोहन ने सूझबूझ से काम लेते हुए अपने इश्क की आग को तब तक के लिए दबा दिया जब तक मैरी 18 साल की बालिग नहीं हो गई। उसके बाद मोहन और मैरी की शादी भी हुई और कुछ दिनों बाद तलाक भी, क्योंकि मैरी मोहन से क्रिश्चियन धर्म अपनाने की जिद करने लगी थी।
जो मोहन को मंजूर नहीं था। किस्मत की टेढ़ी मेढ़ी लकीरें मोहन को जिस खौफनाक रास्ते पर लेकर जाने वाली थी, उस पर मैरी का सफर यहीं तक था। इसके बाद मोहन की जिंदगी में मंजुला आई, जिससे उसकी शादी 1992 में हुई। पहले पत्नी फिर 2 बच्चों की जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर आ गई, लेकिन मोहन का नौकरी और परिवार के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं बदला। तुम हफ्ते भर पहले ही 10 दिन की छुट्टी काट कर आए हो और अभी फिर तुम्हें 10 दिन की छुट्टी चाहिए, ये क्या परेशानी है? पत्नी की तबीयत खराब हो गई है। ऐसा जो क्या हो गया जो अभी तक ठीक नहीं हुई? अभी तो खराब हुई है। लास्ट टाइम भी छुट्टी मांगते हुए तुमने कहा था कि पत्नी की तबीयत खराब है। नहीं, तब तो बच्चा बीमार था। मुझे अच्छे से याद है, तुमने एप्लीकेशन में लिखा था पत्नी बीमार है। तो अभी बच्चा बीमार है, उसको अस्पताल ले जाना है, छुट्टी चाहिए। अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोया मोहन बेशर्मी से प्रिंसिपल की ओर देख रहा था, जो समझ चुका था कि मोहन फिर कोई झूठी कहानी बनाकर छुट्टी मांग रहा था। प्रिंसिपल को मोहन पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए मोहन से सीधे शब्दों में कहा, मैं तुम्हें और छुट्टी नहीं दे सकता मोहन, जाओ जाकर अपनी क्लास अटेंड करो। मोहन ने छुट्टी के लिए ज्यादा जिद नहीं की और वो प्रिंसिपल के कैबिन से बाहर निकल गया। प्रिंसिपल ने राहत की सांस ली कि उसे मोहन को ज्यादा समझाना नहीं पड़ा, लेकिन प्रिंसिपल को यह बात बाद में पता चली कि मोहन बिना बताए स्कूल से निकल गया है। मोहन अपनी दुनिया में खोया हुआ नेत्रवाथी नदी के किनारे चलता जा रहा था। तभी एक लड़की ने मोहन का रास्ता रोका और गुस्से में बिगड़ते हुए कहा, बहरा हो गया है क्या? कब से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा था? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे मुझे करनी है। क्या है, क्यों पीछे पड़ी है? मुझसे शादी कब कर रहा है? तुझे एक बार में बात समझ में नहीं आती? मुझे तुझसे शादी नहीं करनी। साफ मारे रंडे मागा, तो इतने दिन से तू कल करूंगा बोल के झांसा दे रहा था मुझे। निन्नू है ना, बुद्धि ला देता। मैंने कोई झांसा नहीं दिया, तेरे ही सर पर शादी का भूत चढ़ा हुआ है। कॉलर छोड़। साले हरामी कुत्ते। वो थप्पड़ मारने लगी, हाथापाई पर उतर आई। और इसलिए तूने उसे नदी में फेंक दिया? मैंने उसे नहीं फेंका, मैं तो किसी तरह जान बचाकर वहां से निकल गया था। उसके बाद वो कमीनी खुद नदी में कूद गई और मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने उसे जान से मारने की कोशिश की और नदी में फेंक दिया। उस 10 बाय 10 की बदबूदार कोठरी के बीचों बीच रखी उस कुर्सी पर बैठा मोहन पुलिस इंस्पेक्टर को अपनी कहानी सुना रहा था, जिसे इंस्पेक्टर बहुत गौर से भी सुन रहा था और ये जानने की पूरी कोशिश भी कर रहा था कि मोहन अपनी कहानी में खुद को कितना सही बताता है और दूसरों को कितना गलत। तो तूने उसे धक्का नहीं दिया? मैं धक्का देता तो वो जिंदा नहीं बचती, मर जाती वो कुतिया। फिर क्या हुआ? वही जो कल हुआ। तुम्हारे जैसे वर्दी वाले जबरदस्ती मेरे घर में घुसे और मुझे गिरफ्तार कर लिया। उस लड़की ने मेरे खिलाफ थाने में झूठी रिपोर्ट लिखा दी थी कि मैंने उसे जान से मारने की कोशिश की। मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे नहीं फेंका। हाथ जोड़े, पांव पकड़े, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे 1 महीने की जेल हो गई। उस कमीनी कुतिया ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मेरी नौकरी चली गई, इज्जत चली गई, अपराधी का ठप्पा लग गया मुझ पर। सब कुछ उस इंस्पेक्टर को मोहन की दुख भरी कहानी या उसके साथ हुई नाइंसाफी और ज्यादती की आप बीती सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस महिला को कोसते हुए अपनी किस्मत का रोना रोते मोहन को इंस्पेक्टर ने बीच में ही टोका। और फिर जेल में तेरी मुलाकात वासु से हुई, जिससे तुझे साइनाइड के बारे में पता चला। इंस्पेक्टर के सवाल पर पल भर के लिए उस कोठरी में सन्नाटा पसर गया, जिसमें मोहन की तेज चलती सांसें साफ सुनाई दे रही थी। इंस्पेक्टर और दोनों सिपाही मोहन को घूर रहे थे। तभी मोहन ने कुर्सी पर पीठ टिकाते हुए हाथ और पैरों को तानते हुए एक अंगड़ाई ली। अचानक से मोहन के अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास भर उठा था, जिसे वो इंस्पेक्टर और दोनों सिपाही भी महसूस कर रहे थे। मोहन ने अपनी 2 उंगलियों को अपनी मूंछों पर हल्के से फिराया और उस खामोशी को तोड़ा। सिर्फ साइनाइड के बारे में नहीं, मुझे मेरे बारे में पता चला, मेरे अंदर के उस शैतान के बारे में पता चला, जिसे मैंने दबा रखा था, छुपा रखा था, बोतल में बंद कर रखा था, और अब उसे आजाद करने का समय आ गया था। कौन था वासु? मोहन किस शैतान के बारे में बात कर रहा था? क्या मोहन सच में 32 लड़कियों का कातिल है, या फिर पुलिस को गुमराह करने की ये उसकी कोई चाल है? उलझे हुए कत्ल के जाल को सुलझाने के लिए सुनते रहिए मोहन की दास्तान।
जेल इंसान को सुधारने के लिए बनाई गई थी। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे अपराधियों, गलत प्रवृत्ति वालों या असामाजिक तत्वों को तब तक समाज से दूर रखने या अलग रखने के लिए बनाया गया था जब तक वो बाकी समाज के साथ बेहतर जिंदगी जीना ना सीख ले। लेकिन वक्त और लोगों ने इस व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर बदनाम कर दिया है। जेल की चार दीवारों ने अपराधियों को समाज में रहने लायक बनाने से ज्यादा योगदान उन्हें समाज से अलग करने में दिया है। एक दिन के लिए हो या एक साल के लिए, यदि जेल की दहलीज पार हो गई तो ये समाज अपने दरवाजे बंद कर लेता है। मोहन को भी अपने भविष्य के सारे रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे थे और इसीलिए मांगलोर जिला कारागार की उस जेल में मोहन की पहली रात जागते हुए गुजर रही थी। उसकी जागती हुई सुर्ख लाल आंखों में बेबसी और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों में बेकसूर होते हुए भी सजा से बचने के लिए कुछ ना कर पाने की बेबसी थी और उसे ये सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि काश सच में उस लड़की को नदी में धक्का दे दिया होता तो वो यहां इस जेल में शर्म और बेबसी के आंसू ना बहा रहा होता। जेल की बंद दीवारें मोहन का दम घोंट रही थी और उसके अंदर की शर्मिंदगी और समाज का डर उसे खोखला कर रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी जिसे उसने अभी तक हमेशा नजरअंदाज किया था। और कब तक ऐसे सर झुकाकर चलेगा? कब तक अपनी जिंदगी दूसरों की इजाजत पर जिएगा? कब तक यूं ही सरेआम बेइज्जत होता रहेगा मोहन? कब तक? देख तेरी कायरता और तेरा सीधापन हमें कहां लेकर आ गया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। जो कुछ गलत नहीं करते उनके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। सब किताबी बातें हैं मोहन। तूने हमेशा मैरी के लिए अच्छा सोचा, कभी उसके साथ गलत नहीं किया। उसका नतीजा क्या हुआ? छोड़कर गई ना वो तुझे। आज भी स्कूल में तू ही बदनाम है जिसने अपनी ही नाबालिग स्टूडेंट से प्यार किया। लोग तेरी ही बेइज्जती करते हैं और तेरा ही मजाक उड़ाते हैं। मैरी का नाम तो शायद याद भी नहीं होगा उन्हें। तू 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 मुझे भड़का रहा है। भड़का नहीं रहा हूं, सच्चाई दिखा रहा हूं। इस दुनिया में एक कमजोर औरत के सब हो सकते हैं लेकिन कमजोर मर्द का कोई नहीं होता मोहन। वो औरत नदी में गिरकर बची नहीं, बचाई गई थी। मछुआरों ने बचा लिया, लेकिन अगर तू गिरता ना, कोई नहीं आता तुझे बचाने। तू यहां जेल में है, कोई आया तेरे लिए? इस दुनिया में कमजोर का कोई नहीं होता मोहन और ताकतवर को किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तुझ में हिम्मत है, बस तू डरता है। डरना छोड़ दे मोहन, मैं हूं तेरे साथ। गहराती रात के अंधेरे में मोहन तो नींद के आगोश में समा गया, लेकिन मोहन के दिमाग में गूंजती वो आवाज तेज होती जा रही थी जिसमें आक्रोश और नफरत साफ झलक रही थी। मोहन के जहन में बसा वो शैतान धीरे धीरे उस पर और उसके ख्वाबों पर हावी हो रहा था। मोहन अक्सर अपने दिमाग में गूंजती उन आवाजों से लड़ता और अपने अंदर के शैतान को बाहर आने से रोकने की कोशिश करता, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था जिसे कोई नहीं टाल सकता था। अकेले अकेले किससे बातें करता है भाई? तेरा दिमाग विमाग संतुलन में है ना? तेरे से ही बात कर रहा हूं। मेरे को अपने आप से बात करने के दौरे नहीं पड़ते। दिमागी संतुलन ठीक है ना तेरा? कुछ प्रॉब्लम हो तो अभी बता दे। जेल कोठरी के एक कोने में अपने घुटनों पर सर रखकर बैठे मोहन ने मायूसी से सर उठाकर सामने बैठे उस दुबले पतले आदमी को देखा। उसकी काली छरहरी काया पर रूखे सूखे घुंघराले बाल, लाल आंखें और चेहरे की सख्ती ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा बना दिया था, लेकिन उसकी बातों में अभी भी उसका लड़कपन झलक रहा था। मोहन ने एक नजर उस लड़के को देखा, तभी उस लड़के ने सामने से अपना परिचय दिया। मेरा नाम वासु है। जेल के बाहर मिलते तो अपने परिवार, अपने गांव, अपने काम के बारे में बताता, लेकिन जेल में मिल रहे हैं तो अपना जुर्म बताकर बात आगे बढ़ाते हैं। मैंने 8 बकरी, 4 गाय और 3 भैंसों को मारा है, जिसके लिए मुझे 6 महीने की सजा हुई है। तूने क्या किया है? मोहन हैरानी से वासु को देख रहा था। वो उसकी बेबाकी और बेशर्मी से ज्यादा हैरान उसके किए अपराधों पर था। भला 8 बकरी, 4 गाय और 3 भैंसों को मारने पर 6 महीने की सजा क्यों हुई है? जानवरों को मारने पर भी सजा होती है क्या? इस हिसाब से तो कसाईयों को उम्र कैद होनी चाहिए। मोहन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वासु को किसी अजूबे की तरह देख रहा था और उसके दिमाग में एक साथ ऐसे 3-4 अजीबोगरीब सवाल घूमने लगे। तभी वासु की आवाज फिर से सुनाई दी। क्या किया है तूने भाई? मैंने कुछ नहीं किया। यहां सब यही बोलते हैं। दुनिया के सारे मुजरिम जेल में आते ही संत महात्मा बन जाते हैं। मैं सच कह रहा हूं, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया गया है। ठीक है, मान लिया तूने कुछ नहीं किया। क्या करता था बाहर? सरकारी टीचर हूं। अच्छा, इसीलिए अपने आप से बातें करता है ना तू? पढ़ा लिखा, दिमाग सोचता बहुत है।
हर समय सही गलत के बीच में उलझा रहता है। तेरे लिए तो बड़ी मुश्किल हो रही होगी नहीं? बाहर तो तेरी बनी बनाई इज्जत खत्म हो गई होगी। देख, कुछ गलत वलत मत करना, और कुछ करने वाला हो तो पहले बता देना, नहीं तो बाद में ये पुलिस वाले समझेंगे मैंने तेरे साथ कुछ उल्टा सीधा किया है। बेबस बैठा मोहन वासु की बातों को गंभीरता से सुन रहा था। उसे उसकी बातों में सच्चाई नजर आ रही थी, और वैसे भी कह तो वो ठीक रहा था। जेल में अनपढ़, कम पढ़े लिखे लोगों या आपराधिक मानसिकता रखने वालों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। गरीब तबके के इन लोगों को जेल भी अपनी सी लगती है। इनकी जिंदगी जेल में भी वैसी ही चलती है जैसे जेल के बाहर। लेकिन पढ़े लिखे, नामचीन और समृद्ध लोगों को जेल मानसिक रूप से तोड़ देती है। उन्हें जेल में उनके किए जुर्म का पछतावा कम, शिकायत ज्यादा होती है। शिकायत उन लोगों से जिनके साथ उन्होंने अपराध किया या जिन्होंने उन्हें अपराध के लिए बढ़ावा दिया, और शिकायत उन हालातों से जिनमें उनसे अपराध हुए थे। मोहन के मन में भी ऐसी शिकायतें थीं, और उसके अंदर का शैतान उसकी नफरत और गुस्से की इस आग में घी डाल रहा था। तेरी इज्जत खत्म हो गई मोहन। अब जीकर क्या करेगा? किसके लिए जिएगा? उन लोगों के लिए जिनको तेरी कोई परवाह नहीं, जिनको तेरे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए जिएगा? जिंदगी में पहली बार मोहन ने अपने अंदर के उस शैतान की बात का कोई विरोध नहीं किया और उस शैतान के सवाल का जवाब दिया, नहीं, मैं उनके लिए नहीं जीऊंगा। लेकिन उनके लिए मैं क्यों मरूं? मर मत, मार मार उन लोगों को जिनके लिए तू कमजोर है, जो तुझे कमजोर समझते हैं, तेरा मजाक उड़ाते हैं। मार दे उनको, बता दे इस दुनिया को कि कोई मोहन कमजोर नहीं है। हाँ, मैं कमजोर नहीं हूं। मैं उन सबको मार दूंगा जिन्होंने मुझे कमजोर समझा, जिन्होंने हर बार मुझे झुकाने की, गिराने की, बेइज्जत करने की कोशिश की। मोहन के सर पर उसका शैतान हावी हो चुका था, जिसने उसे हिम्मत भी दी, हौसला भी दिया और रास्ता भी। भले वो रास्ता गलत था, लेकिन शैतान से और आखिर उम्मीद ही क्या की जा सकती है। अब मोहन को हथियार चाहिए था, जो उसे वासु ने दिया। तुमने उन जानवरों को जानबूझकर मारा था? नहीं, गलती से मर गए थे। कैसे? साइनाइड का नाम सुना है? एक केमिकल कंपाउंड होता है। जहर होता है। पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की होती हैं, तो साइनाइड की 2 बूंद मौत की। शरीर में जाते ही पूरा सिस्टम ब्लॉक कर देती है और एक झटके में मौत हो जाती है। तुमने जानवरों को साइनाइड दिया? मैं सोने का काम करता था। सोने की साफ सफाई करने और सोना चमकाने में साइनाइड का इस्तेमाल किया जाता है। मैं भी करता था। साइनाइड मिले हुए जिस सलूशन में मैं सोना साफ करता था, उसे ऐसे ही लापरवाही से दुकान के पीछे घास के मैदान में फेंक देता था। हाँ, उसे जानवरों ने पी लिया, घास के साथ खा लिया, क्या मालूम। वो जानवर मर गए और मैं इधर जेल में आ गया। अगर साइनाइड इतना ही खतरनाक होता है, फिर मिलता भी मुश्किल से होगा। 250 रुपए किलो मिलता है। यहाँ जीने के लिए खाना महंगा है और मरने के लिए जहर बहुत सस्ता। भाई, तू आत्महत्या का तो नहीं सोच रहा ना? जेल में तुझे साइनाइड कहीं नहीं मिलेगा। मोहन ने वासु की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वासु ने भी मोहन से कोई सवाल नहीं पूछा और चादर ओढ़कर सो गया। उस बेचारे को क्या मालूम था कि उसकी दी गई छोटी सी जानकारी कितने मासूमों की मौत का कारण बनेगी, और आज से ठीक 6 साल बाद वो इस मामूली से सरकारी टीचर को एक खौफनाक दरिंदे के रूप में दुनिया के हर अखबार, हर न्यूज चैनल पर देखेगा, क्योंकि मोहन के दिलो दिमाग में एक खौफनाक साजिश जन्म ले चुकी थी, जिस पर अमल करने के लिए वासु ने उसे एक खतरनाक हथियार भी दे दिया था, जिससे वो मासूमों को अपना शिकार बनाने वाला था। मोहन अपने अतीत के काले पन्ने पलटने जा रहा था, जिसे आप सुनेंगे मोहन की जुबानी, सिर्फ कुकू एफएम पर। तुझे साइनाइड किसने दिया? जैसा वासु ने कहा था, जहर बड़ी आसानी से मिलता है और सस्ता भी। मुझे भी मिल गया। जेल से बाहर निकलते ही मैंने पुत्तूर के रहने वाले सलाम नाम के केमिकल डीलर से पहली बार साइनाइड खरीदा। उसने बिना कुछ जाने पूछे तुझे ऐसे ही साइनाइड दे दिया? मैंने उसे झूठ बोला कि मैं सुनारी का धंधा शुरू कर रहा हूं, इसीलिए सोने की साफ सफाई और पॉलिश के लिए साइनाइड चाहिए। इसके बाद उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा और साइनाइड दे दिया। फिर क्या? मेरे अंदर के शैतान ने मुझे हिम्मत दी और उस केमिकल डीलर ने हथियार। अब बस तलाश थी मुझे अपने पहले शिकार की। और तेरी पहली शिकार वो औरत थी जिसको तूने नदी में फेंका था। उस इल्जाम को सुनकर मोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा, लेकिन इस बार उसने खुद को संभालते हुए कहा, सोचा तो वही था, लेकिन साली कुतिया मिली नहीं। बहुत ढूंढा उसे। फिर किसी से पता चला कि वो शादी करके किसी और गांव या शहर चली गई है। तो तेरा पहला शिकार कौन बना? तेरे साथ पढ़ाने वाला कोई टीचर या फिर प्रिंसिपल?
उनमें से कोई नहीं। जेल से निकलकर अगर उन्हें मारता तो सबसे पहला शक मुझ पर ही जाता, और ना तुझ में उतनी हिम्मत थी ना ताकत जो तू उन्हें मार पाता। वो तेरे जाल में फंसते भी नहीं। तू सिर्फ कमजोर लड़कियों और औरतों को ही निशाना बना सकता था, और तूने वही किया। एक बार फिर इंस्पेक्टर की बातों ने मोहन के रोम रोम को सुलगा दिया था, और एक बार फिर मोहन ने अपने आप को संभाल लिया था। मुझे जेल से बाहर आए 2 महीने हो चुके थे। मेरी नौकरी जा चुकी थी, इज्जत खत्म हो चुकी थी, थोड़ी बहुत जो बचत थी वो पैसा भी खत्म हो रहा था। लेकिन मैंने ये सब अपनी दोनों पत्नियों को नहीं बताया। दोनों? मैरी के अलावा दूसरी कौन है? मैरी से तो तलाक हो गया था। उसके अलावा मैंने 2 शादियां और की, एक मंजुला से, दूसरी श्रीदेवी से। उन दोनों को अभी तक एक दूसरे के बारे में नहीं पता है। आप भी उन्हें मत बताना साहब। इंस्पेक्टर के होठों पर एक मुस्कान उभर आई थी, क्योंकि उसके सामने बैठा शख्स जो थोड़ी देर पहले बेझिझक होकर 32 लड़कियों के खून का इल्जाम अपने सर पर ले चुका था, अब इस बात से घबरा रहा था कि उसकी दोनों पत्नियों को एक दूसरे के बारे में ना पता चले। मैं हर रोज पहले की तरह घर से निकलता, लेकिन स्कूल जाने के लिए नहीं, अपना शिकार ढूंढने के लिए। रोज रोज की नाकामियां भी मेरे अंदर के शैतान को खूंखार मुझे पागल बना रही थी। उस एक शिकार की तलाश में मैं घंटों बस अड्डों पर बैठा रहता, बसों में घूमता रहता। कभी किसी एक औरत के पीछे पीछे एक गांव से दूसरे गांव निकल जाता, तो कभी किसी लड़की का पीछा करते हुए एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाता। उनसे अकेले मिलने का मौका तलाशता, उनसे बात करने की कोशिश करता। ये पुत्तूर के लिए बस यहां से मिल जाएगी? इंक्वायरी काउंटर उधर है। आप जॉब ढूंढ रही हैं क्या? मैं एक टीचर हूं। भैया अभी परेशान मत करिए, आपसे हेल्प मांगी मैंने। भैया मुझे नहीं मालूम, मुझे परेशान मत करिए। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आपको एक बार में बात समझ नहीं आ रही है? अरे मुझे नहीं कराना इंश्योरेंस आपसे। गेट लॉस्ट इडियट। हर शब्द, हर लफ्ज मोहन के कानों में पिघले शीशे सा चुभ रहा था। औरतों का ऐसा बेबाकी से जवाब देना, आंखों से आंखें मिलाकर इनकार कर देना, कई कड़े शब्दों में अपना फैसला सुना देना मोहन को पसंद नहीं आ रहा था। उसके अंदर उन औरतों के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। वो उन्हें अपने सामने आंखें झुकाकर चलते हुए देखना चाहता था, गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था। वो उनको कमजोर समझता था और उन्हें कमजोर, बेबस और लाचार ही देखना चाहता था। मोहन जब भी किसी लड़की या स्त्री को सर उठाकर चलते हुए, बेबाक होकर जवाब देते हुए या आत्मविश्वास से बात करते हुए देखता, तो उसके सीने पर सांप लौटने लगता। उसका मन करता कि वो उसी समय उनको जान से मार दे, लेकिन उसके अंदर का शैतान अभी इतना शक्तिशाली नहीं था। मार दे, जो मिले उसे मार दे। कब तक ऐसे ही भटकता रहेगा और इन औरतों के आगे गिड़गिड़ाएगा, उनकी बकवास सुनेगा? ऐसे नहीं मार सकता। मारने से पहले उनकी आंखों में बेबसी देखना चाहता हूं, लाचारी देखना चाहता हूं, उन्हें अपने रहमो करम पर देखना चाहता हूं। उन्हें मरने से पहले एहसास कराना चाहता हूं कि वो कितने कमजोर हैं और मैं कितना ताकतवर। अगर ऐसा है तो तू गलत शिकार ढूंढ रहा है मोहन। कोई भी शक्तिशाली और सशक्त औरत तेरे आगे नहीं झुकेगी। झुकना छोड़, तुझसे बातें भी नहीं करेगी। अगर तू खुद को ताकतवर दिखाना चाहता है तो कमजोर शिकार ढूंढ। कमजोर? लेकिन कमजोर को अपनी ताकत का एहसास कराकर क्या फायदा? वो तो पहले से कमजोर है। उन्हें आजाद कर, उनकी आत्मा को मुक्ति दे। इस दुनिया में कमजोर के लिए कोई जगह नहीं है। इस संसार में रहते हुए वो हर रोज तिल तिल करके मरे। इससे बेहतर है तू उन्हें एक ही बार में मार दे, आजाद कर दे। मोहन के दिमाग में गूंजता वो शैतान मोहन को हर बार एक नया मकसद दिखाकर गुमराह कर रहा था। वो हर बार एक नई राह दिखा रहा था, और इस बार जो रास्ता उसने दिखाया, उस रास्ते पर जो शिकार उसे मिलने वाले थे वो कमजोर थे, गरीब थे, वक्त और हालात के सताए थे। इन मासूमों की आंखों में ना सपने थे, न इन्हें सपने देखने की इजाजत थी। इसीलिए उनकी आंखें बेबसी से झुकी रहती, जुबान खामोश रहती और कदम हर वक्त डरे सहमे से रहते। मोहन को अपना पहला शिकार इन्हीं मासूम लोगों की भीड़ में मिली, जिसका नाम था वत्री। तुमने अभी तक इंटरव्यू के बारे में नहीं बताया, कब होगा वो मोहन? वो इंटरव्यू वो अब नहीं होगा। नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने मना कर दिया, और तुम्हें भी वहां इंटरव्यू देने जाने की जरूरत नहीं है। गंदे लोग काम करते हैं वहां। तुम साफ साफ बताओ, बात क्या है? क्या हुआ है? वो लोग कहते हैं कि पहले लड़की की चाल ढाल, रूप रंग देखेंगे, फिर एक रात साथ गुजारेंगे, उसके बाद
उसके बाद कोई इंटरव्यू होगा। झगड़ा कर लिया मैंने, उन सालों की ऐसी तैसी हरामजादे। तुम टेंशन मत लो, मैंने एक दो जगह और बात की है। मोहन के चेहरे पर उभर आए गुस्से को देखकर वत्री के गालों पर शर्म की हल्की लालिमा छा गई थी, क्योंकि इससे पहले आज तक हर किसी ने उस पर आवाज उठाई थी, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसके लिए आवाज उठाई थी। वो बेचारी क्या जानती थी कि ये मोहन की उन तमाम झूठी कहानियों में से एक है जो मोहन ने उसे अब तक सुनाई है। मोहन की वत्री से पहली मुलाकात बटवाल के पास बीसी रोड बस अड्डे की उस किताब की दुकान पर हुई थी, जिसकी दीवार पर लगे नौकरी के विज्ञापन वत्री पढ़ रही थी। मोहन ने खुद को एक इंश्योरेंस एजेंट बताया था और वत्री को अपनी कंपनी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर उससे बातचीत शुरू की थी। इनको मिलते हुए 1 महीना हो चुका था, जिसमें वत्री मोहन को दिल ही दिल में प्यार करने लगी थी और अपने दिल की बात कहने का सही समय ढूंढ रही थी। तो वहीं अपने शैतान के इशारे पर नाचता मोहन भी अपने वहशी इरादे को पूरा करने का सही मौका ढूंढ रहा था। इत्तेफाक से मोहन ने एक ही दिन चुना। मोहन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मैं तुमसे, मुझे तुमसे शर्माती, लजाती, हिचकिचाती वत्री अपने इश्क का इजहार करने की हिम्मत और शब्द तलाश रही थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मोहन उसकी झुकी हुई नजरों और उसके लड़खड़ाते होठों से उसके दिल का हाल जान चुका था और उसे इसी मौके की तलाश थी। मैं तुमसे प्यार करता हूं वत्री, और जिंदगी भर तुम्हारे। इससे आगे मोहन कुछ ना कह सका और वत्री आगे बढ़कर उसके सीने से लिपट गई। थोड़ी देर तक उनके जिस्म एक दूसरे में समाये रहे। मोहन वत्री की गर्म सांसों को अपने सीने में महसूस कर रहा था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो पब्लिक प्लेस में है और दोनों एक दूसरे से अलग हट गए। थोड़ी देर तक उन दोनों के बीच में खामोशी छाई रही, जिसे मोहन की आवाज ने तोड़ा। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूं। वत्री हाँ में सर हिलाते हुए वहीं बैठ गई और मोहन अपने अंदर के शैतान से आगे का जाल बुनता आइसक्रीम लेने चल दिया। ये तेरे जाल में फंस गई मोहन, यही सही मौका है, मार दे इसे। मैं भी यही सोच रहा हूं, लेकिन कैसे मारूं? आइसक्रीम, उसकी आइसक्रीम पर साइनाइड लगा दे। भूल गया 2 बूंद मौत की। वो ख्याल आते ही मोहन की आंखों में एक दरिंदगी दिखने लगी। उसे वत्री का जिस्म तड़पता हुआ नजर आ रहा था, जो उससे मदद की भीख मांग रही थी, जो घुटती सांसों से लड़ते हुए उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी। उसका बेजान शरीर उसके पैरों के पास दम तोड़ रहा था और मोहन उसके बेबस और लाचार जिस्म के पास खड़ा वहशी हंसी हंस रहा था। तभी उस आवाज से मोहन हकीकत की दुनिया में वापस आया। कितनी आइसक्रीम दूं? 2। उस आइसक्रीम वाले ने अपनी पेटी में से 2 आइसक्रीम निकालकर मोहन की तरफ बढ़ा दी। मोहन ने उसे हाथ से रुकने का इशारा किया और फिर अपनी जेब में रखी छोटी सी जूता पॉलिश की डिबिया निकाली, जिसमें साइनाइड का पाउडर रखा था। मोहन ने 1 चुटकी जितना पाउडर उन 2 में से एक आइसक्रीम के ऊपर छिड़क दिया। आइसक्रीम वाला हैरानी से मोहन को यह करते हुए देख रहा था। तभी मोहन ने पॉलिश की डिबिया वापस जेब में रखी और आइसक्रीम लेकर दूर एक बेंच पर बैठी वत्री को देखा और खुद से ही बड़बड़ाया, आज तक किसी को इतनी मीठी मौत नहीं मिली होगी। यह वत्री का पहला इश्क था और मोहन का पहला शिकार। मोहन ने तो फैसला कर लिया था कि वो अपने पहले शिकार को मौत देगा, लेकिन वत्री ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका पहला प्यार ही उसकी मौत की वजह बन जाएगा। पहले खून से आखिरी खून तक के सफर में अभी बहुत से किरदार जुड़ने बाकी हैं। अभी मोहन का ये खूनी सफर बाकी है। अभी ये गर्भ निरोधक जहर बाकी है, जिसे आप सुन रहे हैं कुकू FM पर। सुने वही जो दिल कहे। कभी किसी के साथ होने से सुकून मिलता है, तो कभी किसी के लाश होने से। आज मुझे सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। इसे मौत की नींद सुलाकर मुझे चैन की नींद आएगी। एक तरफ मोहन अपने ख्यालों में वत्री की मौत का जश्न मनाता तेजी से वत्री की ओर बढ़ रहा था, तो दूसरी ओर उस छोटे से बस अड्डे की एक बेंच पर बैठी वत्री अपने पहले इश्क के इजहार पर मन ही मन शर्मा रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मोहन उसके सपनों का राजकुमार नहीं, बल्कि यमराज बनकर उसकी जिंदगी में आया है। मोहन तेज कदमों से वत्री की ओर बढ़ते हुए एक बार अपने हाथ में साइनाइड जहर से सजी उस आइसक्रीम को देखता है और फिर वत्री को देखता है। बस कुछ ही पलों बाद वत्री उसके सामने दर्द से तड़पती, जिंदगी की भीख मांगती, एड़ियां रगड़ती अपना दम तोड़ने वाली थी, जिसे सोच सोच कर मोहन के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। तभी उसके आगे पीछे अचानक से 3-4 बसों के हॉर्न बज उठे और मोहन के दिमाग में वो शैतानी आवाज गूंज उठी,
पागल हो गया है क्या? इस भीड़ में यूं सबके सामने मार देगा कैसे? ये अगर ऐसे पब्लिक प्लेस में अचानक ही सबके सामने मर गई तो सबसे पहले ये भीड़ तुझे ही पकड़ेगी। फिर से जेल जाना चाहता है क्या? इसको मार के तू ताकतवर नहीं बन जाएगा, ऐसी और भी हैं, हजारों हैं। तू जेल चला गया तो उन सब का क्या होगा? इसे यहाँ मत मार मोहन, यहाँ मत मार। जहन में उस आवाज के गूंजते ही मोहन अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। उसने अपने आसपास नजर घुमाई और उसे उस भीड़ में खड़ा हर शख्स उसको ही घूरता हुआ दिखाई दिया, मानो वो सब मोहन को एक साथ कहना चाह रहे थे, इसे यहाँ मत मार मोहन। मोहन को एहसास हो गया कि वो बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वत्री मोहन के हाथ से वो जहर वाली आइसक्रीम ले चुकी थी। आपको कैसे पता कि मुझे ये आइसक्रीम पसंद है? किसी मासूम बच्चे की तरह चहकते हुए वत्री ने मोहन को मुस्कुराकर देखा और फिर उस आइसक्रीम की ओर अपने होठ बढ़ा दिए, जिसे देखते ही मोहन के अंदर का शैतान चीख उठा। रोक इसे मोहन, नहीं तो उन हजारों कमजोर लड़कियों का क्या होगा जिन्हें अभी तुझे मुक्त करना है। अरे संभाल कर, आप ठीक तो है ना? हाँ, सॉरी, वो मैं बैठ रहा था, अचानक से पाँव फिसल गया, तुम्हारी आइसक्रीम गिर गई। वैसे अच्छा ही हुआ। मोहन ने वत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे अपने करीब हल्का सा खींचा और अपनी आइसक्रीम को वत्री के होठों पर रखते हुए शरारत से वत्री के होठ के पास से आइसक्रीम का एक बाइट लिया। शर्माती हुई वत्री ने अपना चेहरा मोहन के कंधे पर छुपा लिया। मोहन जमीन पर गिरी उस आइसक्रीम को देखकर राहत की सांस लेता है। उस दिन तो वत्री पर किस्मत मेहरबान हो गई थी, लेकिन ज्यादा दिन रही नहीं। वत्री की जिंदगी पर मोहन नाम का ग्रहण लग चुका था। हम ठीक तो कर रहे हैं ना मोहन? ऐसे घर वालों को बिना बताए हम तुम्हारे साथ भागकर आ गए हैं, क्या सोचेंगे वो लोग? कुछ नहीं सोचेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। जब हम शादी के बंधन में बंध कर उनका आशीर्वाद लेने उनके पास जाएंगे तो वो खुशी खुशी हमें अपना लेंगे। सच मोहन? भरोसा रखो और मेरे साथ चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? यहीं पास में एक छोटा सा होटल है, आज की रात वहीं बिताएंगे। कल सुबह मंदिर में जाकर शादी करेंगे और फिर तुम्हारे घर चलेंगे। हमारी नई जिंदगी की आखिरी रात है वत्री। आज के बाद तुम्हारी आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू होंगे। सुनहरे भविष्य के हसीन ख्वाबों को आंखों में समेटे वत्री उस होटल के कमरे में मोहन की बाहों में समाये हुई थी। उसके हाथ मोहन के हाथों को कसकर पकड़े हुए थे, मानो वो अपनी लकीरों को मोहन की लकीरों से मिला देना चाहती थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और एक मीठे दर्द के तूफान में सिसकती वत्री मोहन को अपनी जिंदगी और अपना जिस्म सौंप चुकी थी। वहीं वत्री को अपने इश्क में तड़पता हुआ देखकर मोहन की आंखों में शैतानी चमक आ गई थी। शादी के पहले मोहन वत्री के साथ सुहागरात मना चुका था। उसकी पहली मंजिल उसे मिल गई थी और अब वो वत्री को उसकी आखिरी मंजिल पर पहुंचाना चाहता था। इतनी सुबह सुबह हम कहाँ जा रहे हैं मोहन? बस स्टैंड। तुम्हारे गांव के लिए पहली बस कितने बजे निकलेगी, कितने बजे पहुंचाएगी, ये सब इंक्वायरी करने। शादी के बाद सबसे पहले तुम्हारे घर ही तो जाएंगे। वत्री की पलकें शर्म से झुक गई। मोहन वत्री को लेकर उस अनजान शहर के छोटे से बस अड्डे में पहुंचा जहां उसने अपना आखिरी दाव चला। वत्री, ये लो, ये गर्भ निरोधक गोली है। इससे कल रात की हमारी सुहागरात सिर्फ हमारी यादों में रहेगी, उसकी कोई निशानी नहीं होगी, क्योंकि अभी तो हमें ऐसी बहुत सारी यादें बनानी हैं। वो लेडीज टॉयलेट देख रहे हो, उसमें जाकर ये गोली खा लो, क्योंकि हो सकता है कि इसको खाकर उल्टी आए या हल्का सा चक्कर आए। तुम समझ रही हो ना? वत्री ने हाँ में सिर हिलाया और मोहन के हाथ से वो गर्भ निरोधक गोली लेकर लेडीज टॉयलेट की ओर बढ़ गई। मोहन वत्री को जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वो लेडीज टॉयलेट के अंदर नहीं चली गई। वत्री के लेडीज टॉयलेट में जाते ही मोहन धड़कते दिल के साथ चलते हुए एक दीवार की ओट में छिप गया, जहां से उसे लेडीज टॉयलेट साफ नजर आ रहा था। मोहन के माथे पर शिकन की लकीरें और चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। हर गुजरते वक्त के साथ मोहन की सांसें और धड़कनें तेज होती जा रही थी और उसकी इस घबराहट का कारण उस लेडीज टॉयलेट के अंदर गई वत्री थी, जो जमीन पर औंधे मुंह गिरी हुई थी। एक मिनट, रुक। टॉयलेट में वत्री मरी पड़ी हुई थी। कैसे? तूने वत्री को कैसे मारा? तूने इसे साइनाइड कब दिया? पहले दिया था तो वो उतनी देर तक जिंदा। उसने साइनाइड टॉयलेट में ही खाया था। टॉयलेट में? क्यों? कैसे? वो गर्भ निरोधक गोली याद है आपको, जो मैंने वत्री को दी? वो साइनाइड की गोली थी। मैंने गर्भ निरोधक गोली के ऊपर साइनाइड रगड़कर एक लेयर चढ़ा दी थी, जिसके बाद वो जहर बन चुकी थी। मैंने जैसे कहा था वत्री ने वैसा ही किया। वो टॉयलेट में गई और उसने उस गोली को खा लिया। अगले ही पल साइनाइड ने अपना असर दिखाया होगा और इससे पहले वो आगे कुछ समझ पाती, उसका तड़पता जिस्म उस टॉयलेट में किसी लावारिस गंदगी की तरह पड़ा हुआ था। मैं पूरा आधा घंटा वहां रुका था, उस दीवार के पीछे छुपकर उस टॉयलेट को देख रहा था। हर गुजरते पल के साथ मेरी धड़कन और सांसें तेज होती जा रही थी।
पहले एक दो औरतें आई जो टॉयलेट के बाहर खड़ी होकर बंद दरवाजे के खुलने का इंतजार करती रही और फिर थोड़ी देर रुककर दूसरे टॉयलेट की ओर चली गई। इस दुनिया में सबको बहुत जल्दी है, कोई किसी दूसरे के लिए 2 मिनट नहीं रुक सकता। और ये तो टॉयलेट था, यहां तो इंसान एक पल नहीं रुकना चाहता। आपको मालूम है मैं उधर आधा घंटा क्यों रुका? मैं बस एक बार वत्री की लाश देखना चाहता था, अपनी पहली सफलता देखना चाहता था कि उस कमजोर लड़की के चेहरे पर कैसे भाव आए होंगे जब वो इस दुनिया से आजाद हुई होगी। हल्की सी मुस्कुराहट तो होठों पर खिली ही होगी। मैं उसे बताकर मारना चाहता था, उसको तड़पते हुए देखना चाहता था, लेकिन उसके लिए वो शायद मानती नहीं, इसलिए ऐसे मारा। आधा घंटा रहा, लेकिन किसी ने ना उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, ना जानने की तकलीफ उठाई कि अंदर कोई है भी कि नहीं। तू ही जाकर खुलवा लेता दरवाजा, इतना ही लाश देखने का मन था तो। फंसना थोड़ी था साहब। और फिर अभी और भी बहुत सी लड़कियां थी जिन्हें आजाद करना था। वैसे मैं अगले 4-5 दिन लगातार उस बस अड्डे पर गया साहब, और वो दरवाजा बंद ही था। किसी ने खोलने की कोशिश नहीं की। उस बात ने एक बात साबित कर दी कि मैं सही था, कमजोर का कोई नहीं होता। वत्री कमजोर थी। 4-5 दिन से उसकी लाश टॉयलेट के अंदर सड़ रही थी। किसी को कुछ पता नहीं चला और किसी को दिलचस्पी भी नहीं थी। उसके किसी अपने ने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। वत्री के लिए कुछ भी नहीं हुआ, वो उस गंदगी में पड़ी रही और मेरा इरादा और हौसला और बढ़ गया। मैंने तय कर लिया कि मैं इन कमजोर लड़कियों को मुक्त करूंगा। उनके लिए मैं उनका मुक्तिदाता बन गया, उनकी मृत्यु बन गया। शैतान के मुंह खून लग चुका है, उसकी ये खून की प्यास आगे कैसे बुझेगी? कौन होगी वो मासूम लड़कियां जिनको ये दरिंदा अपना शिकार बनाएगा? क्या सच में कमजोर का कोई नहीं होता? होता है। कमजोर का वक्त होता है जो कभी ना कभी जरूर बदलता है, और शायद इन मासूम और कमजोर लड़कियों का वक्त इनकी मौत के बाद बदलने वाला था। लेकिन वो वक्त अभी मोहन पर मेहरबान था, अभी मोहन कातिल बना था, अभी उसका मृत्यु बनना बाकी था। उस घुटन भरी जेल की कोठरी के एक कोने में खड़ा इंस्पेक्टर सामने कुर्सी पर बैठे मोहन को नफरत से देख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख लाल किसी लावे की तरह सुलग रही थी। उसे एकाएक अपनी वर्दी अपने जिस्म पर कांटों की तरह चुभती हुई महसूस हो रही थी, क्योंकि यह वर्दी ही थी जिसने उसके हाथ बांध रखे थे। नहीं तो शायद वो इंस्पेक्टर इसी जेल को मोहन की कब्र बना देता और मोहन अपने शैतान के साथ खत्म हो जाता। बेफिक्री से कुर्सी पर बैठा मोहन इंस्पेक्टर की मंशा को भी समझ रहा था और उसकी मजबूरी पर मन ही मन ठीक वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे वो हर लड़की को देखकर मुस्कुराता था जब वो उसकी बाहों में सिसकती तड़पती थी। थोड़ी देर तक उस कोठरी में सन्नाटा पसरा रहा और फिर मोहन ने उस खामोशी को तोड़ा। वत्री को मारने के बाद मेरे अंदर का डर खत्म हो गया। उस एक खून के बाद खून मेरे सर पर सवार हो गया था। उसके बाद ढूंढने का, पाने का, पाकर खत्म करने का, और फिर ढूंढने का एक सिलसिला शुरू हुआ। कमजोर लड़कियों की बात कर रहा हूं साहब। मेरा नाम राकेश है, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूं। मेरी कंपनी नए लोगों को हायर कर रही है। मेरा नाम आनंद कुमार है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूं। मैं सुधाकर सरकारी अस्पताल में नौकरी करता हूं। आप नर्सिंग का कोर्स कर रही हैं। मैं प्रभात सरकारी टीचर हूं। आप बच्चों को म्यूजिक सिखाती है ना? अनिल, मैं एक सामाजिक संस्था का कार्यकर्ता हूं। हमारी संस्था समाज की सताई हुई महिलाओं के लिए आवाज उठाती है। चंदन, विकास, आनंद, मेरा नाम मोहन है। मैं आपको नहीं जानती। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। मेरा नाम चित्रा कुमारी है। आप तो मेरी ही जाति के हैं। मेरे गांव में तो हम छोटे लोगों से कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता। मैं अनु, सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। सुजाता। मैं लक्ष्मी। मीना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ चित्रा। मैं जानता हूँ हमारा परिवार हमारे रिश्ते को नहीं मानेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। सुजाता, मीना, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें भगा कर नहीं ले जा रहा। हम यहाँ इस गांव से दूर एक मंदिर में शादी कर लेंगे। शादी के बाद तुम्हारे परिवार को सब सच बता देंगे, फिर उन्हें हमें अपनाना ही पड़ेगा। अनु, मैं सरकारी नौकर हूँ, स्टेबल हूँ। उनके पास हमारी शादी मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। इस बैग में कपड़ों के साथ गहने भी लाई हो ना? कल मंदिर में तुम्हें ही पहनने हैं। माता पिता के दिए गहनों के बिना शादी संपन्न नहीं मानी जाती।
आज की रात इस होटल में ही बिताएंगे। झंझोड़ दूं, निचोड़ दूं, कुचल दूं, मसल दूं, दर्द दूं, जख्म दूं, मैं मृत्यु हूं, मृत्यु दूं, मुक्ति दूं। बस का पता करने आए हैं, शादी के बाद गांव वापस भी तो जाना है। सुनो, ये गर्भ निरोधक गोली है, इसे तुम वहां लेडीज टॉयलेट में जाकर खा लो। हो सकता है इसे खाकर हल्का बहुत चक्कर या उल्टी सी आए। बच्चे खिलाने की नहीं, हमारे खेलने की उम्र है। इस गर्भ निरोधक गोली को उस टॉयलेट में जाकर खा लो। अगर उल्टी आए तो घबराना मत, ये गोली खा लो, प्रेगनेंसी का डर नहीं रहेगा। वो शैतान एक के बाद एक मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाकर उन्हें गर्भ निरोधक गोली के नाम पर साइनाइड का जहर दे रहा था और उन गंदे बदबूदार शौचालयों को उनका कब्रिस्तान बना रहा था। झंझोड़ दूं, निचोड़ दूं, कुचल दूं, मसल दूं, दर्द दूं, जख्म दूं, मैं मृत्यु हूं, मृत्यु दूं, मृत्यु दूं, मुक्ति दूं। मोहन उन मासूम लड़कियों को टॉयलेट में भेजकर एक पल भी वहां नहीं रुकता। उसे यकीन था कि उस टॉयलेट के बाहर उस लड़की की लाश ही निकलेगी। वहां से निकलकर मोहन सीधा होटल या लॉज पहुंचता और उस लड़की के लाए पैसों और गहनों को लेकर वहां से फरार हो जाता, एक नए शिकार की तलाश में, एक कमजोर मासूम की तलाश में जो गरीब हो, जिनके परिवार में लड़की के अचानक गायब हो जाने से माथे पर शिकन नहीं सुकून झलकता हो, या फिर जिनको अपनी जरा सी बची इज्जत इतनी प्यारी हो कि वो अपनी बेटी को तलाश करने की भी कोशिश ना करते हो। और वैसे भी इन गरीब कमजोर लड़कियों की इस समाज में किसी को परवाह नहीं होती। इनके पैदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर एक दिन अचानक ये गायब भी हो जाएं, तो इनको ढूंढने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होती। हमारे समाज का ये कड़वा सच उस समय सामने आया जब करीब 3 हफ्ते उस टॉयलेट में सड़ने के बाद मोहन की पहली शिकार वत्री की लाश बाहर निकली। 3 हफ्ते तक उसकी लाश वहीं सड़ती रही, लेकिन किसी ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। बस अड्डे के प्रशासन ने भी लापरवाही का उम्दा उदाहरण पेश किया। बस अड्डे के उस टॉयलेट के दरवाजे को अंदर से जाम समझकर उसे तोड़ने या किसी और तरीके से खोलने के बजाय बाहर से ताला लगाकर बंद कर दिया गया। वो तो लाश जब सड़ने लगी और उसकी बदबू लोगों को परेशान करने लगी, तब उस टॉयलेट का दरवाजा तोड़ा गया और वत्री की लाश को बाहर निकाला गया। अगर पुलिस थोड़ी सी सतर्कता दिखाती तो उसे मोहन के बारे में पता चलता, लेकिन पुलिस ने लापरवाही दिखाई और बिना कोई छानबीन किए जल्दबाजी में इसे आत्महत्या बताकर केस क्लोज कर दिया। मोहन ने किसी लोकल अखबार में टॉयलेट से लाश निकलने की इस खबर को पढ़ा। वो थोड़ी देर के लिए घबराया, लेकिन फिर पुलिस की कार्यवाही पढ़कर उसे यकीन हो गया कि वो सही शिकार चुन रहा है। जेल में बैठा मोहन अपने अतीत की खौफनाक दरिंदगी को किसी बहादुरी के किस्से की तरह सुना रहा था। तभी एक सिपाही भागता हुआ उस जेल में घुसा। साहब, कोई मंजुला आई है, कहती है इसकी बीवी है, बहुत शोर शराबा चिल्लम चिल्ली कर रही है, कह रही है कि ये किसी का खून नहीं कर सकता। मीडिया को उल्टा सीधा इंटरव्यू दे रही है, बोल रही है ये छोटी जात का है इसीलिए पुलिस ने पकड़ लिया है, और झूठे आरोप लगा रही है। पतिव्रता नारी है, बहुत प्यार करती है। मैं उसे बहुत मारता पीटता था साहब, अपनी पत्नी नहीं गुलाम समझता था साली को, लेकिन उसके बावजूद मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। मैं बहुत बुरा हूं साहब, मंजुला का ख्याल नहीं रख पाया, ना ज्यादा प्यार दे पाया, ना पैसा। वो सब अपनी तीसरी पत्नी श्रीदेवी को दिया। श्रीदेवी नहीं आई? साहब पता करके बताओ ना साहब, श्रीदेवी भी आई होगी। प्लीज सर, मैं हाथ जोड़ता हूं सर, मैं आपको सब सच बता तो रहा हूं, अब बोलो ना, इसको पता करेगा। मैं बहुत प्यार करता हूं उससे, बहुत प्यार करता हूं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं एक लड़की को मारकर उसके गहने लेकर श्रीदेवी के पास गया था। वो खुशी से मेरे सीने से लिपट गई थी जब मैंने उस मरी हुई लड़की के कंगन श्रीदेवी को दिए। उस पूरी रात उसकी फूलती सांसें और कंगन की खनक मेरे कानों में गूंजती रही। कौन थी वो लड़की? क्या नाम था? नाम तो याद नहीं। अब इतनी सारी लड़कियां जिंदगी में आई, किस किस का नाम याद रखता। हाँ, एक लड़की थी, उसका नाम मैं कभी नहीं भूल सकता। कन्नूर की रहने वाली आभा। आभा?
उसमें ऐसी क्या खास बात थी जो वो तुझे याद रह गई? वही एक लौती लड़की थी जो मेरे जाल में फंसकर भी जिंदा बच गई। कैसे? पता नहीं साली कैसे बच गई। साइनाइड तो उसे भी दिया था मैंने। कौन थी ये आभा जो इस शैतान के चंगुल से बच गई? क्या साइनाइड का जहर फीका पड़ गया था या आत्मविश्वास में भरकर मोहन ने ही कोई गलती कर दी थी? मोहन मंजुला को मारता पीटता था, फिर भी उसे इतना यकीन कैसे था कि उसका पति किसी का कत्ल नहीं कर सकता? क्या श्रीदेवी को भी इतना ही यकीन होगा जितना मंजुला को है? अभी इस शैतान की जिंदगी में बहुत से किरदार जुड़ने बाकी हैं। अभी मोहन की कहानी बाकी है। जुड़े रहिए मोहन की इस कहानी के साथ सिर्फ कुकू एफएम पर। एक कत्ल के कुछ ही दिनों के बाद इंसानों के उस जंगल में मोहन किसी भूखे भेड़िए की तरह एक नया कमजोर शिकार ढूंढने लगता। छोटे छोटे शहरों के छोटे छोटे बस अड्डों में घात लगाए बैठा मोहन हर आती जाती लड़की को घूरता, उन्हें ऊपर से नीचे तक आंखों ही आंखों में तौलता और पता लगाने की कोशिश करता कि किसकी आंखें कितनी झुकी हुई है, किसकी चाल डरी सहमी है, किसके चेहरे पर जिंदगी के मायूस थपेड़े पड़े हुए हैं, किसके कंधे झुके हुए हैं और कौन कितना कमजोर है। अपना शिकार चुनते ही मोहन अपनी चाल चल देता, जो कभी उल्टी पड़ जाती तो कभी सामने वाले को मात दे देती। इडियट बास्टर्ड, हरामी! एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार बार इग्नोर कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुझे? कौन सा डिपार्टमेंट बताया तूने? हैं? कहाँ सरकारी नौकर है तू? अब चुप क्यों हो गया? बोल बोल ना। उस बस अड्डे पर भीड़ कम थी, इसीलिए मोहन के गाल पर पड़े उस थप्पड़ की गूंज ज्यादा थी जो अभी तक मोहन के कानों में सुनाई दे रही थी। मोहन के लाल हो चुके गाल पर उस लड़की के हाथ का निशान साफ दिखाई दे रहा था और वो किसी बूत की तरह खड़ा उस लड़की को गुस्से से एकटक देखे जा रहा था। मोहन के चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थी। मोहन उसे वहीं उसी जगह पर जान से मार देने के लिए बेचैन हो उठा और वो शायद वैसा कर भी देता अगर लड़की ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर आसपास के लोगों का ध्यान ना खींचा होता। हर आंख मोहन को घूर रही थी और गुस्से और नफरत से कांपता मोहन का जिस्म उस लड़की को देख रहा था। वो एक झटके में उस लड़की के मुंह में हाथ डालकर उसकी जुबान खींच लेना चाहता था, उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर घसीट देना चाहता था, लात घूंसों से मार देना चाहता था, एक झटके में उसकी गर्दन मरोड़कर तोड़ देना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ हाथ जोड़कर सर झुकाकर माफी ही मांग सका। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। उस लड़की ने मोहन को ऊपर से नीचे तक गुस्से से देखा और फिर वहां से निकल गई। शायद ऐसे कुछ आवारा मन चले आदमियों से उसका रोज पाला पड़ता था, इसीलिए उसने बात को आया गया समझकर टाल दिया। उसे ये एहसास नहीं था कि वो कितने बड़े राक्षस के चंगुल से बचकर निकली है। ये लड़की आभा थी जो बच गई। तू तो कह रहा था तूने साइनाइड दिया था। ये आभा नहीं थी साहब, ये वो कुतिया थी जिसके गले में मैं पट्टा नहीं डाल पाया। उस दिन मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी, घिन आ रही थी, खुद से नफरत हो रही थी, क्योंकि सिर्फ पकड़े जाने के डर की वजह से मैंने उस लड़की को जाने दिया। साली को वहीं ठंडा कर देता तो सुकून रहता। उस लड़की को उसकी औकात दिखा देता कि वो सर पर नाचने के लिए नहीं, जूतों पर नाक रगड़ने के लिए बनी है। फिर पकड़ा भी जाता ना तो सुकून रहता मुझे। तेरी औकात नहीं थी उस लड़की को कुछ करने की। तू सिर्फ कमजोरों को ही मार सकता था। मार सकता है, कोई पलट कर एक फटकार भी लगा दे तो फट जाती है तेरी। तू और तेरा शैतान मूतने लगता है। अब बता, आभा के साथ क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने मोहन को उसका असली चेहरा दिखाया था, जिसे देखने की हिम्मत मोहन आज तक नहीं कर सका था। इंस्पेक्टर की बातों को सुनते ही मोहन ने गुस्से में दांत चबाते हुए कहा, इस दुनिया में हर कोई खुद को ताकतवर दिखाने के लिए अपने से कमजोर को ढूंढता है। आप भी किसी कमजोर के लिए ताकतवर होंगे और किसी ताकतवर के लिए कमजोर। इस नियम को आप नहीं बदल सकते। उस दिन उस लड़की से थप्पड़ खाने के बाद मैं रात को फिर उसी बस अड्डे पर पहुंचा, इस उम्मीद में कि अगर वो लड़की दोबारा मिली तो रात के सन्नाटे में उसको उसकी औकात दिखाऊंगा। वो तो नहीं मिली, लेकिन वहां मेरी मुलाकात आभा से हुई, जो बस अड्डे पर ही एक छोटे से पीसीओ पर काम करती थी। आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ?
आप वही हो ना जिसका उस लड़की से झगड़ा हो गया था? वो मेरे पीसीओ पर ही लाइन में खड़ी थी जब आप उसके पास आए थे। वो आपका पीसीओ है? नहीं, मेरा नहीं है, मैं वहाँ काम करती हूँ। थोड़ी देर तक उन दोनों के बीच में ठंडी ठंडी हवा के साथ खामोशी भी बहती रही। आभा अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए शब्द ढूंढ रही थी और मोहन उसे अपना अगला शिकार मान चुका था, जो खुद चलकर उसके पास आई थी। मैंने आपकी बात सुनी थी। वो सरकारी अस्पताल के अकाउंट डिपार्टमेंट में जॉब अभी भी खाली है तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मेरी उम्र 27 साल है। मैक्सिमम एज 30 साल है। तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ? मैं कल एप्लीकेशन फॉर्म ले आऊंगा। वैसे आपका नाम क्या है? आभा, आभा वैद। और आपका? शशि करकेरा। ये मोहन का दूसरा वार था। वो हमेशा अपने नाम के आगे वही नाम बताता था जो उसके शिकार की जाति से मिलता था, ताकि पहली मुलाकात में अपनापन भी लगे और आगे चलकर प्यार और शादी के झूठे वादे करने में जाति धर्म दीवार ना बने। आभा को मोहन से मिलकर भी अपनेपन का एहसास हुआ था और धीरे धीरे यह अपनापन इश्क में बदलने लगा। मोहन ने उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसा फंसाया कि वो अपनी नौकरी के बारे में सोचना छोड़कर मोहन के साथ शादी परिवार के ख्वाब सजाने लगी। मोहन का हर दांव सही पड़ रहा था, लेकिन इस बार शिकार मोहन ने नहीं चुना था, बल्कि शिकार ने मोहन को चुना था। आभा मोहन से बेइंतहा प्यार करने लगी थी। मोहन ने भी उसे अपने प्यार के झूठे जाल में फंसा लिया था, लेकिन आभा बाकी लड़कियों की तरह अपने परिवार के खिलाफ जाने वाली नहीं थी। उसने आज तक छोटे से छोटा काम भी अपने परिवार को बताकर किया था। फिर यहां तो शादी थी, अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला लिया और उसमें उसका परिवार शामिल ना हो, ये आभा को मंजूर नहीं था और इसी बात पर अक्सर उन दोनों में लड़ाई भी होती रहती। तुम समझ क्यों नहीं रही हो आभा? मैं अभी तुम्हें अपने परिवार से नहीं मिला सकता। वो हमारी शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। ऐसा क्यों शशि? तुम अपने परिवार को मनाने की कोशिश तो करो। मैं सरकारी नौकर हूं आभा। मेरे माता पिता मेरे लिए कोई अमीर घर की लड़की ढूंढ रहे हैं जो वो तुम जैसी गरीब और छोटी जाति के परिवार से। मेरे माता पिता हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। और बिना तुम्हारे परिवार से मिले मेरे पेरेंट्स हमारी शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे। उनके लिए परिवार, खानदान ये सब मायने रखता है। अच्छे परिवार से रिश्ता जोड़ना मतलब लड़का भले कितना बुरा क्यों ना हो, अगर परिवार अच्छा होगा तो तुम्हारी शादी वहां करा दी जाएगी। हाँ, तो फिर हमें एक दूसरे को भूल ही जाना चाहिए। मेरी अपनी मजबूरी है और तुम्हारी अपनी। मजबूरियों और शर्तों पर व्यापार होता है, प्यार नहीं। तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो। मैं अपने परिवार की पसंद की किसी लड़की से शादी करके दुखी रह लूंगा। मोहन ने अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू और शब्दों में बेबसी और लाचारी घोलते हुए कहा और वहां से जाने लगा। तभी आभा ने झिझकते हुए मोहन का हाथ पकड़कर उसे रोका। हम कौन से मंदिर में चल के शादी करेंगे? मोहन ने आभा को गले से लगा लिया और आभा की आंखों में आंसू छलक आए। काश आभा मोहन की आंखों में उतर आई मक्कारी और होंठों की शैतानी मुस्कान देख लेती तो 4 दिन के प्यार के लिए अपने माता पिता के खिलाफ जाने का नहीं सोचती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ठीक 4 दिन बाद मोहन ने कुन्नूर से दूर आभा के साथ एक मंदिर में शादी की और उस रात उसके जिस्म पर अपनी हवस की दस्तक दी। आभा अभी तक यही समझ रही थी कि उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि ये उसका अंत है। आभा के साथ भी उन तमाम हसीन पलों को गुजारने के बाद मोहन आभा को भी बाकी लड़कियों की तरह एक हल्की भीड़ भाड़ वाले बस अड्डे पर ले गया और लेडीज टॉयलेट के सामने ले जाकर फिर वही बात दोहराई। आभा, ये गर्भ निरोधक गोली है। हो सकता है इसे खाने के बाद उल्टी या चक्कर आए, इसलिए इसे टॉयलेट में जाकर खा लो। आभा ने भी बाकी लड़कियों की तरह ही गोली ली और टॉयलेट में चली गई। मोहन के लिए अब वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। मोहन वहां से सीधा होटल में गया और आभा के लाए सारे पैसे और गहने लेकर फरार हो गया। तू वहां रुका नहीं तो तुझे पता कैसे चला कि आभा जिंदा है या मर गई? उस घटना के करीब 1 साल बाद मैंने आभा को कुन्नूर के बस स्टैंड पर देखा। वो एक बस से उतरी और 1 सेकंड के लिए हम दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मुझे देखकर उसकी आंखों में भी एक डर था और मेरी आंखों में भी एक खौफ था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था साहब। ऐसा लग रहा था जैसे मैं चलती फिरती लाश देख रहा हूं।
क्या सच में मोहन ने आभा को देखा था, या फिर वो उसके अंदर का डर था जिसने उसे एक चलती फिरती लाश दिखाई थी? अगर वो आभा थी तो वो साइनाइड के उस जहर से बची कैसे? क्या आभा मोहन की शैतानी मंशा समझ गई थी? अगर समझ गई थी तो उसने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? क्या मोहन अपनी जान बचाने के लिए आभा को मारने की कोशिश करेगा? क्या मोहन पकड़े जाने के डर से मासूम लड़कियों को शिकार बनाना छोड़ देगा? इन सब सवालों के जवाब आपको साइनाइड मोहन के गर्भ निरोधक जहर में मिलेंगे, उसकी जिंदगी में मिलेंगे, जिन्हें जानने के लिए सुनते रहिए कुकू FM। सुनो वही जो दिल चाहे। मेरे पुण्य। चित्रा उम्र 25 साल, लंबे घने बाल। मीना उम्र 26, कंधे पर काला तिल। लता उम्र 28 साल, सावली चपटी नाक। सुजाता उम्र 31, रंग काला, होठ उठे हुए। कांति उम्र 35, अनु कान पर तिल। लक्ष्मी, चारुथा, विमला। तेरी इस डायरी में ये सब नाम और पहचान किसकी लिखी है? ये सब मेरे पुण्य है। ये वो लड़कियां हैं जिन्हें मैंने इस समाज के अत्याचारों से आजाद कर दिया, मुक्त कर दिया, मार दिया। मोहन ने बेफिक्री से अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, जिस पर इंस्पेक्टर ने नफरत से मोहन को देखा और फिर उस काले रंग की छोटी सी डायरी के पन्ने पलटने लगा जो उसकी टीम को मोहन के घर से मिली थी। कलंक। निधि उम्र 24-25, ऐश्वर्या उम्र शायद 26, रानी उम्र 30, काली कुर्ती, काली सलवार, उम्र शायद 25, लाल ब्लाउज पीली साड़ी, उम्र 30 होगी, नीली टी शर्ट काली पैंट, उम्र 22-23। ये सब क्या है? कौन है? कुत्तियां हैं ये सब। कलंक इस समाज पर जो गालियां सुनते सुनते, लोगों के ताने सुनते, अपने मर्द की मार खाते हुए जिंदा रह लेंगी, लेकिन आजाद नहीं होंगी। कौन है ये? ये वो है जो मेरे जाल में नहीं फंसी, जिन्होंने मुझे मेरे मुंह पर बेइज्जत किया, सबके सामने थप्पड़ मारा। इन दो कौड़ी की औरतों ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी बात नहीं मानी। इन लड़कियों ने तुझे तेरी औकात दिखाई। ये काली कुर्ती वाली सलवार, ये सब क्या है? जिसके नाम नहीं मालूम थे उसको उसके कपड़ों से पहचान दे दी। और ये पुण्य वाली लड़कियों के नाम के आगे तूने दिन क्यों लिखे हैं? मीना के आगे बुधवार, चित्रा गुरुवार, सुजाता कांति शनिवार। ये क्या है? इन लड़कियों के पीरियड की डेट है। पेट फूलने के सबसे ज्यादा चांस जब होते थे तभी मैं उन लड़कियों के साथ संबंध बनाता था, ताकि वो गर्भ निरोधक गोली खाने के लिए आराम से मान जाए। फिर मैं उन्हें गर्भ निरोधक गोली का जहर देता था। मोहन की उस बात पर इंस्पेक्टर का रोम रोम नफरत से भर उठा था। उसके जी में आ रहा था कि वो उसी समय मोहन के हाथ पांव तोड़कर उसे अधमरा कर दे। मोहन के चेहरे पर एक मुस्कान खेल रही थी जो इंस्पेक्टर के गुस्से को और भड़का रही थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, तूने ये सारा बहिकाता लिख कर क्यों रखा है? जो कलंक है उनके नाम इसलिए लिखे हैं ताकि कभी मौका मिला तो उन्हें उनकी औकात दिखा सकूं। और जो मर गई है? मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, खासकर नामों को लेकर। नाम याद नहीं रहते मुझे। ऐसे में ये लड़कियां जिन्हें मैंने मुक्त कर दिया है, कभी मेरा धन्यवाद करने मेरे सामने आ जाए तो उनसे नाम पूछना अच्छा नहीं लगता है? बैड मैनर्स होते हैं। इंस्पेक्टर के चेहरे की नफरत और गहरी हो गई थी, जिसे मोहन भी महसूस कर रहा था। आप तो इमोशनल हो गए। तरस आ रहा है तुझ पर, तेरी सोच पर। मुझ पर तरस मत खाइए। मैंने जो कुछ किया होशो हवास में किया, और बिल्कुल ठीक किया। आपको तरस खाना ही है तो कलंक पर खाइए जो मेरे हाथों बच गई। तुझे ये कलंक, ये पुण्य, ये सब किसने बताया? किसने भरी तेरे दिमाग में ये सारी गंदगी? गंदगी नहीं है, ये हकीकत है। हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है जो भेदभाव करता है, जाति के नाम पर, अमीर गरीब के आधार पर, काम और औहदे के आधार पर। लड़की गरीब है, छोटी जात की है तो सर झुकाकर ही चलेगी।
गाली सुनती रहेगी, सहती रहेगी, बर्दाश्त करती रहेगी। पढ़ी लिखी भी होगी तो उसे समाज के भेदभाव को बर्दाश्त करना होगा। और वही लड़की अगर ऊंची जाति की है या पैसे वाली है तो मर्दों से आंख मिलाकर बात करेगी, पलटकर जवाब देगी, मर्द को सही गलत बताएगी। क्यों? ये पढ़ी लिखी कलंक बर्दाश्त नहीं करती, सहना नहीं जानती। और गरीब छोटी जात की लड़कियां जवाब देना जानती है लेकिन दे नहीं सकती। मैंने उन लड़कियों को आजाद कर दिया, मुक्त कर दिया। मैंने जितनी लड़कियों का कत्ल किया है उनमें से 3-4 को तो अब तक किसी अच्छे समृद्ध परिवार में पुनर्जन्म भी हो चुका होगा। जिसे तू मुक्त करना कह रहा है उसे कत्ल कहते हैं, अपराध कहते हैं। तुम्हें अपराध लगते होंगे, मुझे नहीं लगते। और ना ही उन लड़कियों को लगे जो मेरे हाथों मरने के बाद मुझसे मिलने आई। इंस्पेक्टर हैरानी से मोहन को देख रहा था जो अपने अतीत का एक और पन्ना खोलने जा रहा था। रात के सन्नाटे में वो कमरा मोहन की हाँफती सांसों, श्रीदेवी की सिसकियों और चूड़ी की खनक से गूंज रहा था। श्रीदेवी को अपनी बाहों के आगोश में जकड़ा मोहन उसे किसी नाजुक कली की तरह रौंदते हुए मीठे दर्द की चक्की में पीस रहा था। और श्रीदेवी का यौवन धीरे धीरे बिस्तर की चादर पर सिमट रहा था। थोड़ी देर कमरा हाँफती हुई सांसों से गूंजता रहा और फिर एक शांति छा गई। पसीने से भीगा श्रीदेवी का जिस्म मोहन से अलग होते ही नींद के आगोश में चला गया और मोहन उस कमरे में बाहर से आती हल्की रोशनी में दिखाई दे रही घड़ी को एक टक देखता रहा जिस पर वक्त तेजी से भाग रहा था। मोहन किसी गहरी सोच में डूबा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। तुम्हारी पत्नी के गले में मेरी चेन बहुत सुंदर लग रही है। मोहन की नजर अपने बगल में लेटी श्रीदेवी की ओर गई। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें मोती सी चमक रही थी जो धीरे धीरे पिघले शीशे की तरह गिरती हुई उसकी गर्दन की ओर बढ़ रही थी। उसके गले में एक पतली सी सोने की चेन चमक रही थी जिसका लॉकेट उसके स्तनों पर उसी की तरह बेसुध सा गिरा हुआ था। मोहन उस चेन को निहारता है और फिर कहता है, ये चेन तुम पर भी अच्छी लगती चित्रा, लेकिन मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता था। अगर तुम चाहते तो तुम्हारी पत्नी की जगह मैं इस बिस्तर पर हो सकती थी। नहीं हो सकती थी, इस जगह कोई नहीं हो सकता। तो तुमने मुझसे प्यार का ढोंग किया था। सही करने के लिए कभी कभी गलत कदम उठाना पड़ता है। इस समाज ने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया था। तुम्हें कभी वो इज्जत नहीं मिली जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी क्योंकि तुम गरीब थी, छोटी जाति से थी। तुम्हें समाज के ठेकेदारों ने सिर्फ अपने पांव की जूती समझ रखा था। तुम्हारी हालत मुझसे नहीं देखी गई और मैंने तुम्हें उस कीचड़ से बाहर निकाल दिया, मुझे मार दिया, मुक्त कर दिया। थोड़ी देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। मोहन चित्रा को देखता रहा। तभी चित्रा ने दबी आवाज में कहा, वैसे तुमने जो किया ठीक किया। मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई थी। रोज रोज अपमान के घूंट पीते पीते मैं खुद अपनी जिंदगी खत्म करने की सोच रही थी और फिर तुम मेरी जिंदगी में आए। तुमसे मिलकर एक बार फिर मेरी जीने की ख्वाहिश जागी थी, लेकिन तुमने। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है मोहन। मतलब मैं जो कर रहा हूं वो गलत नहीं है, वो सही है। तुम सही कर रहे हो। कभी अपने दिल और दिमाग में ये ख्याल मत आने देना कि तुम गलत कर रहे हो। अभी इस समाज में बहुत सी लड़कियां हैं जिन्हें तुम्हें परेशानियों से आजाद करना है। मेरी एक बात मानोगे? बोलो। मुझे और मेरी जैसी लड़कियों को कभी भूलना मत। हमें याद रखना ताकि हम तुम्हारी सोच में जिंदा रहें, हमेशा हमेशा। कभी नहीं भूलूंगा। एक बार फिर उस कमरे में सन्नाटा पसर गया। तभी अपने बिस्तर पर लेटा मोहन हड़बड़ा कर उठता है, मानो किसी गहरी नींद से जागा हो। वो अपने बगल में लेटी अपनी पत्नी को देखता है और फिर उसके गले में पड़ी चित्रा की चेन देखता है। उसके कानों में चित्रा के शब्द गूंज रहे हैं। वो अपने आसपास एक नजर दौड़ाता है और फिर अलमारी की दराज से एक काले रंग की डायरी और पेन निकालता है और बड़बड़ाते हुए उस पर कुछ नाम लिखने लगता है। इस डायरी में लिखे, ये मेरे पुण्य है। ये चित्रा उम्र 25 साल, लंबे घने बाल। मीना उम्र 26, कंधे पर काला तिल। लता, सुजाता, अनु, चारू था। क्या हुआ साहब? क्या सोचने लगे? तू इंसान नहीं है, तू दरिंदा है, शैतान है। और तू जो कहानी सुना रहा है ना, वो तेरा पागलपन है। ये मनगढ़ंत कहानियां तूने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बनाई हैं, खुद को बहलाने के लिए।
और ये विश्वास दिलाने के लिए कि तूने कुछ गलत नहीं किया है। तू अपने आप को अंधेरे में रख सकता है, हर तरह से सही बता सकता है, लेकिन कानून तेरी इन कहानियों में नहीं उलझेगा मोहन। तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी, और जब तू फांसी पर लटक रहा होगा ना, उस वक्त मैं वहीं खड़ा होकर तुझसे कहूंगा कि तू कातिल है, खूनी है, मासूम लड़कियों और औरतों का हत्यारा है, और मैं तुझे यकीन दिलाऊंगा कि तू गलत था। अगर तू सही कर रहा होता तो कभी पकड़ा नहीं जाता, इस बदबूदार सीलन भरी कोठरी में कुत्ते की तरह मार नहीं खा रहा होता। इंस्पेक्टर के शब्द मोहन के सर पर हथौड़ों की तरह पड़ रहे थे और वो गुस्से से सुलगती आंखों से इंस्पेक्टर को घूर रहा था। मेरा सारा प्लान सही चल रहा था, लेकिन पता नहीं कहां गलती हो गई। 6 साल में इतनी लड़कियों को लाश बनाया, लेकिन किसी के कानों में जू नहीं रहेंगी, और एक छोटी नीच गिरी हुई भिखमंगी बीड़ी बनाने वाली कुतिया को क्या मारा? पुलिस ने सारे गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। इंस्पेक्टर साहब, कहां से डंडा पड़ा तुम लोगों को, जो सबके सब एक टांग पर खड़े होकर नाचने लगे? हाँ, इतनी देर से अपने आप पर और अपने गुस्से पर काबू रखे उस इंस्पेक्टर के सब्र का बांध टूट गया। वो अपने होठों को काटता हुआ कुर्सी से उठा और एक के बाद एक मोहन के चेहरे पर 5-6 थप्पड़ लगाते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। मोहन के मुंह से खून की उल्टी निकल गई, लेकिन उसके तेवर की आग कम नहीं हुई। ये नहीं बता सकते कि कहां से डंडा पड़ा, तो यही बता दो, डंडा कहां कहां पड़ा। बताऊंगा, फुर्सत से बताऊंगा, और फिर बताऊंगा नहीं, तुझे उसी जगह पर डंडे मार मार कर तेरी खाल भी उधेड़ूंगा। अपने ही खून की उल्टी में सना मोहन थोड़ी देर तक दर्द से करहाता रहा और फिर बेहोशी के आगोश में समा गया। गुस्से से हाँफते इंस्पेक्टर ने मोहन की खून सनी शक्ल देखकर एक तरफ थूकते हुए कहा, थोड़ी देर में फिर होश में लाना इस मादर हरामी साला। उस छोटी सी कोठरी में बने एक रोशनदान से आती हल्की सी सूरज की रोशनी को इंस्पेक्टर एक टक देखता रहा, और उसकी आंखों के आगे वो सुबह जाग गई जब एक लड़की की गुमशुदगी की वजह से पुलिस स्टेशन पर पथराव हुआ था, और उस लड़की की तलाश पुलिस को मोहन नाम के इस शैतान तक ले गई थी। जय हिंद सर। सर, सुजाता नाम की लड़की कुछ दिनों से लापता थी। उसके घर वालों ने रिपोर्ट लिखाई थी कि हम नो सर, ये छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा चला रही हैं। ये कह रहे हैं कि कोई मुसलमान लड़का सुजाता को बहला फुसला कर भगा कर ले गया है, लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं और दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यस सर, मैं अभी मामला शांत करवाता हूँ। उस लड़की की फोटो आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में भेज दी है। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि पुलिस को थोड़ी सी मोहलत दीजिए। मैं वादा करता हूँ, आपकी बेटी जहाँ कहीं भी होगी पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी, और अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा तो पुलिस आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। इंस्पेक्टर के समझाने बुझाने पर आक्रोशित जनता तो वहां से चली गई, लेकिन इंस्पेक्टर के चेहरे पर छुपी शिकन और ज्यादा गहरी हो गई थी, क्योंकि अभी तक सुजाता का कोई सुराग नहीं मिला था। पथराव पुलिस स्टेशन पर हुआ था, सवाल पुलिस वालों की कार्य प्रणाली पर उठे थे। बेइज्जती पुलिस प्रशासन की हुई थी, इसलिए पुलिस विभाग शांत बैठने वाला नहीं था। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि जिस लापता लड़की की लाश में वो जमीन आसमान एक कर रहे हैं, वो लड़की पुलिस वालों के पांव तले जमीन खींच लेने वाली थी। सर, सुजाता की लाश मिली है। लाश कहां? हसन शहर के बस अड्डे के टॉयलेट में। इससे आगे इंस्पेक्टर ने कुछ नहीं पूछा और लाश को देखने का फैसला किया। दक्षिण कर्नाटक के बंतवाल गांव की रहने वाली सुजाता का शव 150 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में मिला था। उस पूरे रास्ते इंस्पेक्टर किसी गहरी सोच में डूबा खुद को तसल्ली देते हुए प्रार्थना कर रहा था कि यह केस लव जिहाद का ना निकले, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो सांप्रदायिक दंगे होने के आसार बढ़ सकते हैं। इंस्पेक्टर ने उस समय राहत की सांस ली जब स्थानीय पुलिस ने उसे सुजाता की लाश दिखाई। सर, सुसाइड का केस है, जहर खाया है, कोई खिला भी सकता है। लाश टॉयलेट में मिली है सर, दरवाजा भी अंदर से बंद था, दरवाजा तोड़कर लाश को निकाला है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसी और ने जहर दिया है। ये 100% सुसाइड है सर। सुसाइड क्यों किया ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इसके पास से कोई सुसाइड नोट वगैरह बरामद नहीं हुआ है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो।
सुजाता की गुमशुदगी को लेकर इंस्पेक्टर पर हर रोज नेताओं और अफसरों का दबाव पड़ रहा था, जो आज 5 दिन बाद कुछ हल्का हुआ था। लेकिन उसे पता था कि ये यूं ही इस केस को सुसाइड बताकर बंद नहीं कर सकता था। उसे मामले की तह तक जाना था और पता लगाना था कि आखिर सुजाता अपने गांव से इतनी दूर कैसे पहुंची, किसके साथ पहुंची और उसने जहर क्यों खाया। इंस्पेक्टर साहब, लाश मिलते ही आप लोग फिर ढीले पड़ गए। मैं कह रहा हूँ, यह आत्महत्या नहीं, हत्या का मामला है। मुसलमानों का ही कोई लड़का उसे बहला फुसलाकर गांव से ले गया और फिर उसे मारकर उस टॉयलेट में। आप इसे अपना पॉलिटिकल एजेंडा ना ही बनाए तो बेहतर है अरिंदम जी। सेंसिटिव इलाका है। आपका ऐसा कोई भी उल जुलूल बयान हिंदू मुसलमान में झगड़ा करा सकता है, शांति भंग कर सकता है। और सुजाता कोई नाबालिग नहीं थी, बालिग थी। उसे अपने अच्छे बुरे का फैसला करने की पूरी आजादी थी। मुझे कानून मत सिखाना इंस्पेक्टर, सब समझ रहा हूँ। तुम लोग जल्दी जल्दी इस केस को आत्महत्या बताकर बंद करना चाहते हो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तब तो ईमानदारी से जांच करोगे ना। शाम तक आदेश आ जाएगा, वर्बली भी और रिटर्न में भी। अरिंदम तेज कदमों से चलता हुआ स्टेशन से बाहर निकल गया और इंस्पेक्टर अपने अपमान का घूंट पीकर रह गया। तभी उसकी टेबल पर कागज का वो टुकड़ा आया जिसमें उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। सर, जैसा आपने बताया था, ये सुजाता के फोन की सारी कॉल डिटेल्स हैं। सबसे ज्यादा कॉल किसे किए हैं? करिश्मा। करिश्मा? कुछ पता चला इस करिश्मा के बारे में? बाली पुणे की रहने वाली है और 3 हफ्ते से लापता है। लापता है? इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वही के लोकल स्टेशन में लिखवाई गई थी। पहले सुजाता लापता हुई और उसकी लाश टॉयलेट में मिली। सुजाता की कॉल डिटेल से पता चला कि सबसे ज्यादा कॉल करिश्मा को ही की गई थी और अब करिश्मा भी गुमशुदा थी। ये जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर ने फौरन करिश्मा की कॉल डिटेल्स निकलवाने का आदेश दिया। बतवाल से बालेपुनी महज 24 किलोमीटर की दूरी पर है। इंस्पेक्टर को लगा था कि करिश्मा और सुजाता आपस में दोस्त होंगी और उनके लापता होने में जरूर कोई कॉमन कनेक्शन होगा। लेकिन उसे एहसास नहीं था कि वो कॉल डिटेल्स नहीं निकलवा रहा है, बल्कि उन कड़े मुर्दों को खोद रहा है जिन्हें एक शैतान ने 6 साल पहले गाड़ने शुरू किए थे। सर, करिश्मा की कॉल डिटेल्स। इसने सबसे ज्यादा कॉल तिरुषा को किया है और तिरुषा भी 2 महीने से लापता है। तिरुषा भी लापता है? उसकी कॉल डिटेल्स निकलवा ली सर। और हैरानी की बात यह है कि तिरुषा ने जिस कादम्बी से सबसे ज्यादा बातें की, वो 5 महीने पहले लापता हुई थी और उसकी लाश उडुपी बस स्टैंड के टॉयलेट में ठीक वैसी ही हालत में मिली जैसी सुजाता की लाश मिली थी। ये जानकारी विस्फोटक थी। 3 लड़कियां अलग अलग शहर, अलग अलग गांव की, जो शायद एक दूसरे को जानती भी नहीं थी, लेकिन तीनों की तीनों पहले गुमशुदा हुई और फिर उन तीनों में से 2 की लाश एक जैसी अवस्था में बस स्टैंड के टॉयलेट में मिली। इंस्पेक्टर को जांच का एक सिरा मिल चुका था। इंस्पेक्टर को अब लगने लगा था कि यह किसी सेक्स रैकेट का काम है, जिन्होंने इन गरीब तबके की लड़कियों को किडनैप करके जिस्म फरोशी के धंधे में डाला होगा और फिर जान से मार दिया होगा। इंस्पेक्टर अपने ख्यालों में इस केस की असली जड़ तक पहुंच चुका था, लेकिन अभी इस केस की बहुत सारी परतें खुलनी बाकी थी। ये आधी रात को किसे मुसीबत आ गई? घर में कौन कौन है? बाहर निकलो सब। पुलिस? क्या हुआ साहब? क्या हुआ? भोला बनता है। बता, किसके साथ मिलकर लड़कियों का धंधा कर रहा है? बता। सिपाही के उस सवाल पर एकदम से चीख पुकार मच जाती है और उस छोटे से कमरे में इंस्पेक्टर का दम घुटने लगता है। इंस्पेक्टर कमरे से बाहर जाने लगता है, तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक फोटोग्राफ पर पड़ती है। ये तस्वीर किसकी है? दीदी, हेमा दीदी की। इस फोटो को देखो। ये लड़की तुम्हारी बहन है? हाँ, ये हेमा दीदी है, हेमवती। लेकिन फोटो में ये ऐसे लेटी हुई क्यों है? लेटी नहीं है, मर चुकी है। लाश है उसकी। अब सब कुछ सच सच बता दो। ये हेमा क्या करती थी? किसके साथ घूमती फिरती थी? मासूम लड़कियों को कैसे फंसाती थी? कैसे मारती थी? सब बताओ। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी दीदी किसी को क्या मारेगी? वो तो खुद महीनों से लापता है। हम खुद पुलिस के सहारे बैठे हैं और आज पुलिस आई भी है तो ये मनहूस खबर लेकर सब लुट गया। रुपया भी ले गई, गहने भी ले गई, खुद भी मर गई। हेमा की भी वही कहानी थी जो उन बाकी लड़कियों की थी, जिनकी कॉल डिटेल्स को ट्रेस करते करते इंस्पेक्टर इस घर तक पहुंचा था। हेमा भी पहले लापता हुई और फिर घर से दूर किसी दूसरे शहर के बस अड्डे के टॉयलेट में उसकी भी लाश मिली। सुजाता की तलाश से शुरू हुई इस खोजबीन में एक के बाद एक 5 लड़कियों के नाम जुड़ गए थे जो लापता थी
और बाद में अपने शहर या गांव से 100 से 150 किलोमीटर दूर किसी दूसरे गांव शहरों के बस अड्डों के टॉयलेट में मरी पाई गई। इसके अलावा 6 लड़कियां ऐसी थी जिनके सिर्फ नाम मालूम थे। इंस्पेक्टर के सब्र का बांध टूट चुका था। सारी की सारी लड़कियां गुमशुदा हैं या फिर लाश हैं, कोई जिंदा है भी कि नहीं? नाथ, अभी तक जितनी लड़कियों के नाम सामने आए हैं जो गुमशुदा हैं और जिनकी लाशें नहीं मिली हैं, सबकी फोटोग्राफ्स पूरे स्टेट की हर छोटी बड़ी चौकी और पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो और उनकी फोन डिटेल्स खंगालो। कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। इंस्पेक्टर ने आदेश दे दिया था, जिसका पालन भी तुरंत किया गया और परिणाम भी तुरंत सामने आया, जो बहुत ही भयावह था। सर, रागिनी का पता चल गया। 8 महीने पहले उसकी लाश मैसूर बस अड्डे के टॉयलेट में मिली थी। साल भर पहले रिमझिम की लाश मैंगलोर बस अड्डे के टॉयलेट में मिली थी। अंजू देवी की लाश 1.5 साल पहले उडुपी बस अड्डे के टॉयलेट में मिली थी। उसने भी बाकियों की तरह जहर खाया था। रानी 2 साल पहले उसकी लाश भी टॉयलेट से निकली। अनु 3 साल पहले इसकी लाश मिली थी। मीनू, अनु की लाश के 4-5 महीने पहले इसकी लाश भी टॉयलेट से ही मिली थी। चित्रा चिक मैंगलोर बस अड्डे के टॉयलेट 4 साल पहले। लक्ष्मी माड़ीकेरी के टॉयलेट में 4.5 साल पहले। मीना कैंपरगोड़ा बस अड्डा 5 साल पहले। शहरों के बस अड्डे लाश उगल रहे थे और हर लाश एक नई लड़की का नाम और पता बयां कर रही थी। टॉयलेट कब्रिस्तान बन गए थे, लेकिन इन कब्रों को खोदने वाला अभी पुलिस की पहुंच से बहुत दूर था। तो आखिर कैसे पहुंचेगी पुलिस इन कब्रों के जल्लाद तक? जब गड़े मुर्दे उखड़ रहे थे, तब वो जल्लाद मोहन कहां था? क्या उसने भागने की कोशिश की या एक बार फिर उसके शैतान ने उसे एक नया रास्ता सुझाया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कुकू FM।